Hello friend, welcome to our today's lecture on plant location and plant layout. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट लोकेशन एंड प्लांट लेआउट। इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री आप सेटअप करते हैं, नई इंडस्ट्री जब आप सेटअप करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं वो सेटअप कहाँ कर रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, कैसी जगह पे आप उसको सेटअप कर रहे हैं। तो जो मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान दिए देने लायक बात है वो ये है कि आपका जो लोकेशन है, जो सेटअप है, वो ऐसी जगह लगाएं जहाँ से आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो आपका यूनिट कॉस्ट है, वो सबसे मिनिमम। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके साथ मैटर करते हैं कि जो आपकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, वो है, आपका मार्केट है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली एम उस चीज़ का यही है कि ऐसी जगह पे आपका सेटअप लगाया जाए जो जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो कम से कम निकल के आए। क्योंकि जो आप प्लांट सेटअप करते हैं तो उसमें बहुत, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप डेली प्लांट को चेंज करते हैं, हर एक साल में चेंज करते हैं, क्योंकि प्लांट जब आपने एक बार लगा लिया तो वो बहुत सालों तक चलने वाला है, इवन बहुत सालों तक मतलब आप उसके अंदर प्रोडक्शन लेने वाले हैं। तो ये नहीं है कि आपने एक बार लगा दिया, अगले साल कुछ और हुआ तो कहीं और आपने प्लांट चेंज कर लिया, क्योंकि प्लांट चेंज कर रहे हैं, लोकेशन चेंज करने की कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, प्लस उससे आपके मार्केट के ऊपर भी बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्लांट लोकेशन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट लेआउट के बारे में कि आपने जो प्लांट लोकेशन है, आपका जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको कैसे लेआउट बनाया जाए, कैसे मशीनरी को सेट किया जाए, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके और जो टाइम का यूटिलाइजेशन है वो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सो प्लांट लोकेशन एंड प्लांट लेआउट क्या है? Plant location refers to the choice of region and selection of a particular site for setting up a business or factory. तो प्लांट लोकेशन क्या है कि वो जगह जहां जिसको आप सेट कर रहे हो या चूज कर रहे हो किसके लिए, आपके बिजनेस या फिर फैक्ट्री को आपको वहां पे एस्टेब्लिश करने के लिए, उस पर्टिकुलर साइट को प्लांट लोकेशन बोलते हैं। But the choice is made only after considering cost and benefits of different alternative sites. It is a strategic decision that cannot be changed once taken. If at all changed only at considerable loss, the location should be selected as per its own requirement and circumstances. Each individual plant is a case in itself. Means जो हम प्लांट लोकेशन ले रहे हैं ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन रहेगा, क्योंकि ये तो है नहीं जैसे मैंने बताया कि बार बार आप इसको चेंज कर दोगे। आपका ये जो डिसीजन है ये आपके लिए बहुत सही भी हो सकता है और कभी कभी आपके लिए बहुत गलत भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि प्लांट आपने वापस चेंज कर दिया, तो प्लांट यदि आप साइड चेंज करते हो तो इन दैट केस आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू उसकी चुकानी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ों का आपको जब प्लांट की लोकेशन सेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बनेगा। बिजनेसमैन शुड ट्राई टू मेक एन अटेम्प्ट फॉर ऑप्टिमल और आइडियल लोकेशन। तो जो बिजनेसमैन है उसको क्या करना है, एक आइडियल और एक ऑप्टिमम लोकेशन सेलेक्ट करनी चाहिए जहां से उसके सारे जितने भी उसके एम्स हैं वो वहां से उसके फुलफिल हो सके। तो अब बात करते हैं, हमने बात कर ली आइडियल लोकेशन चाहिए, लेकिन आइडियल लोकेशन है क्या, किसको बोलेंगे हम आइडियल लोकेशन? सो एन आइडियल लोकेशन इज वन वेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज केप्ट टू मिनिमम with large market share, the least risk and the maximum social gain. तो आइडियल लोकेशन वो है कि जहां पे आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो आप मिनिमम से मिनिमम रख सको, कि आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड प्रॉफिट, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए, प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाए, मार्केट शेयर बढ़ जाए और जो रिस्क है वो सबसे बहुत कम हो जाए और सोशल गेन जो है वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके। इट इज द प्लेस ऑफ मैक्सिमम नेट एडवांटेज और विच गिव्स लोएस्ट यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने बताया कि जिस जहां से आपको नेट एडवांटेज सबसे मैक्सिमम मिले उसकी बात कर रहे हैं। फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर कैन मेक यूज ऑफ लोकेशनल एनालिसिस फॉर दिस पर्पस। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर कौन है, जो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं, लोकेशन एनालिसिस का यूज करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस का एनालिसिस करके उसके बाद में जो आपकी फाइनल साइट है उसको चूज करते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी लोकेशन के डिसीजन को कि आपको कहाँ पे प्लांट आपको एस्टेब्लिश करना है, राइट?
तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल पॉलिसीज, प्लान्स, रेगुलेशन एंड इंसेंटिव टैक्सेस की जितनी पॉलिटिकल जो है आपकी हिंड्रेंसेज हैं वो होनी नहीं होनी चाहिए। सोशल लीगल पॉलिसीज आपकी जहाँ सेट हो जाएं कि आपकी ऐसी जगह नहीं हो कि आप प्लांट सेटअप कर लो और आप उसके अंदर कोई लीगल इलीगल कुछ लोकेशंस पे डाल लो, फिर आप उस लीगल प्रोसीजर के अंदर ही पड़े रहो। तो ऐसी जगह आपकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, वो जो लैंड है वो आपको अवेलेबल भी होनी चाहिए और कॉस्ट भी आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत महंगी कॉस्ट आप खरीद रहे हैं, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड स्किल्स, बहुत सही बात है। यदि आप कहीं पे प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको लेबर मिलना बहुत जरूरी है। यदि लेबर नहीं होगा तो काम किससे कराएंगे। तो कोशिश यही रहती है कि भाई जो मैक्सिमम लेबर हो, जो वो वहाँ की लोकल लेबर रहे, जो आपके जितने भी टेक्नीशियंस हैं, वर्कर्स हैं, वो इसलिए कि जो लोकल लेबर रहेगी तो वो आपके साथ कंसिस्टेंटली वहाँ पे चिपकी रहेगी, मतलब वहाँ पे आपके साथ काम करेगी। यदि लेबर दूर से आएगी तो वो आपके पास काम करने क्यों आएगी। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जिस एरिया के अंदर आप प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पे आपको लेबर, अनस्किल्ड, स्किल्ड, हर तरह की लेबर आपको वहाँ पे मिलनी चाहिए। यदि कोई लेबर आएगी तो बाहर से आएगी तो डेफिनेटली वो काम क्या करेगी, कम करेगी, या फिर हो सकता है कल को नहीं आए, स्विच कर जाए। लोकल लेबर रहेगी तो क्या करेगी, वो आपके साथ में कमिटेड रहेगी और अच्छा काम करेगी। देन नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि उस लोकेशन पे आपको जो भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए कच्चा माल अवेलेबल होना चाहिए। कच्चा माल अवेलेबल होना चाहिए। अब ऐसे नहीं हो कि आप इंडस्ट्री तो लगा रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो कच्चा माल है वो आपका केरल में मिलता है, अब केरल से दिल्ली के अंदर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, प्लस आपका टाइम इतना कंज्यूम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका महंगा होगा, तो आपको क्या है, आपको जो नेट बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा, राइट। सो जहाँ पे सबसे मेन चीज है कि ऐसी जगह लोकेशन पे डाला जाए जहाँ पे आपको उस चीज के लिए रॉ मटेरियल मिल जाए, ठीक है। अब जैसे कि हम जैसे इनकी बात करते हैं कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह की, आपकी महाराष्ट्र गुजरात इस साइड में मिलती हैं, तो वहाँ पे क्या है, कॉटन वगैरह मिल जाता है। तो कपड़ों की सारी मिल्स वगैरह है वो क्या है, आप सूरत वगैरह में, गुजरात में वगैरह इन्हीं में है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उनको रॉ मटेरियल मिल जाता है, राइट। सो ऐसी चीजें देखी जाती हैं कि लोकेशन ऐसी देखी जाती है जहाँ पे उनको रॉ मटेरियल इजीली मिल सके, ठीक है। एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज, देन वी हैव प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, जो मार्केट है कि भाई आपने प्रोडक्ट बना लिया तो कम से कम मार्केट बिकना भी तो चाहिए, तो वो भी आपका प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए कि मार्केट भी आपका जहाँ पे अपना फिनिश गुड सेल करोगे वो भी चीज़ होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन, मतलब आपके पास कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, पावर भी होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, पोर्ट्स। अब आपने बना लिया, वहाँ पे आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है, रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो आपका सामान आना, जो रॉ मटेरियल आएगा वो किससे आएगा, ट्रक्स कहाँ से आएंगे, आपको वो सामान एक्सपोर्ट करना है या कहीं दूसरी मार्केट में लेके जाना है, तो आपकी रेल कनेक्टिविटी नहीं है तो आप कैसे भेज पाओगे, राइट। यदि आपको बाहर, इंडिया से बाहर भेजना है तो आपको कहीं ना कहीं पोर्ट पे लेके जाना पड़ेगा, गुजरात है, बॉम्बे है, विशाखापट्टनम, कहीं भी लेके जाना पड़ेगा, तो वहां तक के लिए आपको कनेक्टिविटी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है वहां पे होनी चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ता है कि अभी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के साधन है कि नहीं है। देन वी हैव प्रेजेंस ऑफ सिमिलर इंडस्ट्रीज, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट की वैसी कुछ इंडस्ट्रीज और वहाँ पे हैं या नहीं है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो लोकेशन के लिए बहुत हैं। और जैसे एग्जाम्पल तौर पे एक और बात करते हैं कि जितने भी आपने देखी होंगी कि प्रोडक्ट के हिसाब से भी बहुत चीज़ें मैटर कर जाती हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की बात करते हैं, जो मेडिसिन बनाते हैं उनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज बोलते हैं। तो वहाँ पे मेडिसिन के लिए जो टेम्परेचर है वो बहुत मैटर करता है। तो आपने देखा होगा कि वो सब लो टेम्परेचर पे मेडिसिन ठीक रहती हैं। तो जितनी भी आपकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो सब हिमालय में, क्योंकि वहाँ पे हिमालय का टेम्परेचर कम है, मतलब उत्तराखंड है, आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू, सब इस साइड में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो एनवायरमेंट टेम्परेचर है वो कम रहता है, वहाँ पे ठंड रहती है, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पे आप राजस्थान में लाके आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल दी, यहाँ पे टेम्परेचर गर्मियों के अंदर 48 50 तक पहुँच जाता है, ठीक है। सो इस चीज का भी स्पेशल ध्यान दिया जाता है। फिर अब एम्प्लॉय फैक्टर से देखते हैं कि एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यदि मान लो कोई वहाँ पे एम्प्लॉय है रखते हैं तो उसके पास भी वो पावर, वो चाहेगा कि भाई उसके पास पावर अवेलेबिलिटी हो, वाटर हो, लैंड हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, उस बच्चे होंगे उसके, कोई जितने भी लेबर वहाँ काम कर रही होगी, या फिर जो सुपरवाइजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और हायर एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, तो उनके बच्चों बच्चों पढ़ने के लिए स्कूल, एजुकेशन, एम्यूजमेंट पार्क, रिक्रिएशन, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए।
मार्केट भी चाहिए उनको, यदि ये सब चीजें नहीं मिलेंगी तो वो यहाँ पे काम क्यों करेंगे? इफ दे आर अर्निंग गुड, उनकी अच्छी सैलरी है तो डेफिनेटली वो अच्छी जगह चले जाएंगे, काम यहाँ करें दूसरी इंडस्ट्री में करें, लेकिन उनको जो और रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत जरूरी है, तो वो सब चीजें भी होनी चाहिए। सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, सुटेबिलिटी ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट एंड लैंड सूट करना चाहिए, सोसाइटी वैल्यूज सिस्टम्स एस्पिरेशन एंड नीड्स, जो सोसाइटी है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सब सिस्टमैटिक होनी चाहिए, वैल्यूएबल लोग होने चाहिए, एस्पिरेशन नीड्स, मतलब अल्टीमेटली क्या है कि वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे, प्लस जो बच्चे हैं उनके जो किड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं वो क्या करें, उनको एक हेल्दी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल सके। सो ये कुछ एक हमने पिक्चोरल व्यू बनाया है जिससे बताते हैं कि प्लांट लोकेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है आपकी, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की होनी चाहिए, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस होने चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल वर्कशॉप, वर्कफोर्स होनी चाहिए, जो स्किल वर्क आपके वर्कर है वो चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए, नियरनेस टू द मार्केट, नियरनेस टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सपोर्टिंग सर्विसेज इंडस्ट्रीज, मतलब आपकी जो वेंडर कंपनीज हैं आपकी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो सारी प्रोडक्ट अपने जो हैं वो खुद नहीं बनाती, वो क्या करते हैं अपने जो वेंडर छोटी मोटी कंपनीज होती हैं जो उनके आसपास रहती हैं वो उनसे प्रोडक्ट बनाती हैं और खुद असेंबल कर लेती हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि कंपनी जो गाड़ी का इंजन है वो खुद रखती है, खुद का इंजन रहेगा, उसके अलावा सीट कोई और बना रहा है, डैशबोर्ड कोई और बना रहा है, लॉक कोई और बना रहा है, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग है कोई और कंपनी बना रही है, लाइट कोई और कंपनी बना रही है। सो अल्टीमेटली क्या डिफरेंट डिफरेंट जो वेंडर कंपनीज हैं जिनके आसपास हैं उनसे इनका टाई अप रहता है और उन्हीं के स्पेसिफिकेशन से उन्हीं के क्वालिटी लेवल के ऊपर ये सब उनको प्रोडक्ट बना के देती हैं और वो प्रोडक्ट ये यहाँ पे लाके अपनी खुद कंपनी का मार्का लगाते हैं और उसको असेंबल कर देते हैं। अब ये नहीं है कि मारुति खुद सीट भी खुद ही बना रही है, नहीं लॉक भी खुद ही बना रही है, नहीं, उसकी जो वेंडर कंपनीज हैं जिनको इन्होंने सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज का नाम दे रहे हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, राइट? तो आप सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज समझ में हो रही है क्या है, मस्ट मीट सेफ्टी रिक्वायरमेंट, जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है वो भी उनकी फुलफिल होनी चाहिए। सो ये हमारी बातें थी कि प्लांट जो लोकेशन है वो कितने इंपॉर्टेंस रखती है, क्या क्या चीजें हैं देखने लायक चीजें हैं कि बिफोर चूजिंग प्लांट लोकेशन की, कहाँ पे प्लांट एस्टेब्लिश किया जाए, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम उसके अंदर चेक करेंगे। सो अब हम बात करते हैं प्लांट लेआउट की। तो अभी हमने बात की प्लांट लोकेशन की, अब बात करेंगे प्लांट लेआउट। मींस आपने लोकेशन तो ले ली, अब जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपकी लोकेशन है, उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपका स्टोर है, आपका मशीन शॉप है, आपका जहाँ पे आपका स्टोर होगा, रॉ मटेरियल का स्टोर होगा, फिनिश होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होंगे, जहाँ पे आपकी मशीनिंग शॉप होगा, तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं इन डिपार्टमेंट को कैसे सेट किया जाए जिससे कि आपका जो कम से कम बैक ट्रैकिंग हो सके सामान की। बैक ट्रैकिंग का मतलब ये है कि ये चीज जाके वापस नहीं आए, कम से कम हो। जो वॉकिंग है मतलब जो रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड है वो कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करे, टाइम बचे। और इन सब यदि ये टाइम बचेगा तो क्या है, टाइम इज मनी इन इंडस्ट्री, एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री के अंदर। सो ऐसा कैसे सेटअप किया जाए कि जिससे कि जो प्लांट लेआउट है वो ऐसा बनाया जाए कि ये सब चीजें हम इजीली इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इंडस्ट्रीज इन चीजों के अंदर बहुत ध्यान दे रही है भाई। अब कॉम्पिटिटिव तो इसके अंदर जब इनको सस्टेन करना है तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं इनको, इनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट वगैरह हो, टाइम सेविंग हो, राइट? तो इसके लिए प्लांट लेआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि भाई कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट लेआउट्स हैं, 4 तरह के लेआउट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। सो हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज प्लांट लेआउट? The layout facility is the physical location of various department units of the facility within the premises of the facility. Means जो various department, जो different different departments और units हैं आपकी, उनका लेआउट कैसा रहे, उसको फिजिकल लोकेशन, वो फिजिकली कहाँ कहाँ लोकेटेड रहेंगे, उसको बोलते हैं प्लांट लेआउट। द डिपार्टमेंट्स मे बी लोकेटेड बेस्ड ऑन कंसिडरेशन सच एज, तो जो डिपार्टमेंट्स रहेंगे वो किस बेसिस पे रहेंगे, लेस वॉकिंग डिस्टेंस। मीन्स कि जिस डिपार्टमेंट के साथ काम हो वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होनी चाहिए, मतलब आसपास होनी चाहिए, जिससे क्या होगी कि जो मटेरियल आपका ट्रैवल करे वो क्या कम से कम ट्रैवल करे, डिस्टेंस उनके बीच में कम हो, इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, आपकी लेबर बचेगी, राइट? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, कोई चीज ऐसी है तो उसको कैसे जो डिपार्टमेंट्स ऐसे बनाए जाएंगे वो लॉजिकल सीक्वेंसिंग। मींस
अभी इस मशीन पे जाएगा, उसके बाद में इस डिपार्टमेंट में जाएगा, इस मशीन पे जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उस लेआउट को ऐसा बनाया जाए कि हाँ भाई जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइन में आगे बढ़ता जाए मशीनिंग के अंदर। इमरजेंसी सर्विसेज एक्स्ट्रा, तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करके हम प्लांट लेआउट बनाते हैं। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव लेआउट? लेआउट जो इफेक्टिव लेआउट की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि लेआउट तो अब सब रखते थे, लेकिन इफेक्टिव लेआउट क्यों होना चाहिए? प्लांट लेआउट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो बात करते हैं इसके बारे में। मिनिमाइजिंग मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए। यूटिलाइजिंग स्पेस इफेक्टिवली, तो जितना भी स्पेस है आपके पास इंडस्ट्री के अंदर है, आपके प्लांट के अंदर जितना भी स्पेस है उसको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज कर सके। तो जो इसका जो स्पेस है एफिशिएंटली आप उसको यूज करें, आपकी जो लेबर है उसको एफिशिएंटली यूज करें। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शंस बिटवीन वर्कर्स बिटवीन एंड देयर सुपरवाइजर्स। तो इससे क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वर्कर्स और सुपरवाइजर के बीच में और कस्टमर्स के बीच में वो बहुत ही अच्छा हो जाता है कि भाई वर्कर सुपरवाइजर है, वर्कर्स है, जो अपन मशीन इंडस्ट्रियल फ्लोर की बात करते हैं तो वहां पे वर्कर्स रहेंगे और सुपरवाइजर रहेंगे, उनके बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम एंड कस्टमर सर्विस टाइम, तो इससे क्या होगा, तो जब आपका प्लांट लेआउट अच्छा रहेगा, जो आपके डिपार्टमेंट्स ऐसे सेट हैं कि मटेरियल बहुत जल्दी फास्ट मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली आ रहा है, तो उससे क्या होगा, जो साइकिल टाइम है प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो कम हो जाएगा, सर्विस टाइम कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको टाइम कम लगेगा, तो क्या होगा, आप मैक्सिमम प्रोडक्ट बना सकेंगे, सो यू विल गेट मोर प्रॉफिट। एलिमिनेट वेस्टेड और रिडक्टेंट मूवमेंट, जो वेस्ट मतलब आपका जो एक्स्ट्रा मूवमेंट आप जो कर रहे थे किसी चीज को यहाँ से वहां ले जाने में, वो आपका बच जाएगा। प्रोवाइड विजुअल कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस और एक्टिविटीज, तो क्या होगा, एक जितनी भी ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज हो रही हैं उन पर कंट्रोल रहेगा। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट और चेंजिंग कंडीशंस, और क्या रहेगा कि आपको मान लो कंडीशन चेंज हो रही है या फिर कुछ भी आपको आपका प्रोडक्ट है उसमें कुछ चेंजेस लेके आने हैं, तो आपके पास उस चीज से फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि हाँ कि आपको कल को कुछ प्रोडक्ट चेंज करना पड़े थोड़ा बहुत, तो आप उससे इजीली कर सकते हैं, उसको प्लांट लेआउट को थोड़ा बहुत चेंज करके कर सकते हैं, मशीन को थोड़ा बहुत करके, राइट। सो ये कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से प्लांट लेआउट हमें बहुत जरूरी है। तो अब कौन से फैक्टर्स हैं जो डोमिनेट करते हैं आपके प्लांट लेआउट के लिए? तो सबसे पहले है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट है वो कैसा है। प्रोडक्शन वॉल्यूम, प्रोडक्शन वॉल्यूम कैसा है कि भाई आपका लार्ज वॉल्यूम पे बना रहे हैं या फिर स्पेशल पर्पज मशीन्स पड़ी हैं वहाँ पे लार्ज वॉल्यूम के लिए, या फिर आपका जो वॉल्यूम है वो वैरायटी ज़्यादा है वॉल्यूम कम है, राइट। तो ये सब चीज़ें पे मैटर करता है कि आप जैसे शिप बिल्डिंग के लिए बनाएंगे तो अपन अलग से बनाएंगे, मारुति जैसे आप ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो उसके लिए अलग से बनेंगे, और डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या है। लोकेशन ऑफ साइट, साइट की लोकेशन क्या है, मशीन्स कैसी वहाँ पे यूज हो रही हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मशीन्स वहाँ पे कैसी यूज हो रही हैं, क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, सर्विस फैसिलिटीज हैं, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज की सेफ्टी है, टाइप ऑफ प्रोडक्शन, टाइप ऑफ प्रोसेस, मैनेजरियल पॉलिसीज। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं जो ये आपकी जो लेआउट है उसको इफेक्ट करती हैं, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं जो लेआउट उनको इफेक्ट करते हैं, इनके अकॉर्डिंग हमको प्लांट लेआउट सेट करना पड़ता है। सो स्कोप ऑफ फैसिलिटी लेआउट, कि इसका स्कोप क्या है। मटेरियल्स के रिलेशन में बात करें तो लेस मटेरियल हैंडलिंग एंड मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि जो मटेरियल हैंडलिंग वो कम से कम हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है। लेस वेटिंग टाइम फॉर इन प्रोसेस इन्वेंट्री, जो इन प्रोसेस इन्वेंट्री है उनको वेट कम करे, लेस प्रोसेस वेटिंग टाइम उनका कम हो, तो वेटिंग टाइम कम होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन फास्ट होगा। वर्क प्लेस रिलेटेड बात करें, रेस्पेक्ट में बात करें कि वर्क प्लेस के रेस्पेक्ट में सेफ वर्किंग कंडीशंस रहेगी इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वेंटिलेशन, लाइटनिंग एक्सेट्रा, कि प्रॉपर यदि आपका लेआउट है तो वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा, लाइटनिंग वगैरह सब कुछ अच्छी रहेगी, तो वर्किंग कंडीशंस बहुत जरूरी हैं, वो आपकी प्रॉपर रहेंगी। मिनिमम मूवमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर का कम से कम मूवमेंट रहेगा। लीस्ट चांस ऑफ एक्सीडेंट, फायर एक्सेट्रा, तो जब लेआउट आपका प्रॉपर है तो आपने हर चीजों को जब ध्यान दिया है तो आपके जो एक्सीडेंट के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। प्रॉपर स्पेस फॉर मशीन्स, वर्कर्स एंड टूल्स, आपने जब लेआउट लगाया तो आपने हर चीजों के लिए मार्क किया है कि यहाँ पे आपकी मशीनरी रहेगी, यहाँ पे आपका टूल्स रहेंगे, राइट, यहाँ पे आपका वर्कर खड़ा रहेगा जो काम करेगा, तो हर चीजों को आपने सिस्टमैटिक कर लिया, तो प्रॉपर स्पेस आपने हर चीज के लिए वहां पे दिया है। सो परफॉर्मेंस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सिंपल प्लांट मेंटेनेंस, तो यदि सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक है तो जो मेंटेनेंस है वो बहुत ईजी हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी,
इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। जो कॉस्ट है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। लीज सेटअप कॉस्ट एंड मिनिमल चेंज ओवर, जो सेटअप कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी, स्कोप फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, यदि फ्यूचर में आप इसको एक्सपेंड भी करना चाहो तो वो भी आप चीजें इजीली आप इसका ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर सकते हैं, योर एम गेट फुलफिल्ड। सो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। वर्क है, वर्क पीस पीस है, मटेरियल या फिर परफॉर्मेंस रिलेटेड, जिस जो कि लेआउट से इफेक्ट होंगे, उनके अकॉर्डिंग हमें कहाँ कहाँ काम करना है। सो अब हम बात करते हैं जो हमारा सबसे मेन चीज है कि भाई जो लेआउट है वो कितने तरह का होता है, क्या क्या होता है। सो मेनली जो लेआउट है वो 4 तरह का होता है: प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट और कंबाइंड लेआउट और ग्रुप लेआउट बोल देते हैं इसको। सो हम इन चारों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जो लेआउट है वो आपका है प्रोसेस लेआउट। सो प्रोसेस लेआउट में क्या होता है कि एक तरह की जो मशीन्स हैं वो एक जगह रख दी जाती हैं, कि जहां पे लो वॉल्यूम प्रोडक्शन की बात करते हैं वहां पे इसको यूज करते हैं। जैसे एक तरह की मशीन्स हैं वो आपने एक जगह रख दी, मीन्स जितनी मिलिंग मशीन्स हैं वो मिलिंग एक जगह रख दी, ड्रिलिंग की एक जगह रख दी आपने, ग्राइंडिंग की मशीन एक जगह रख दी, लेथ सारी एक जगह रख दी, शेपिंग एक जगह रख दी। तो इससे क्या हुआ कि जैसे जैसे आपको काम करना है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे उनको लेते हुए चले जाइए। तो ऐसा जो लेआउट होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस लेआउट। द प्रोसेस लेआउट इज particularly useful where low volume of production is needed, जहां पे लो वॉल्यूम प्रोडक्शन होता है वहां पे हम यूज करते हैं प्रोसेस लेआउट को। इफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, जब प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, द प्रोसेस लेआउट इज मोर डिजायरेबल बिकॉज इट हैज क्रिएटेड प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी देन अदर। इसके अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी होती है। इन दिस टाइप ऑफ लेआउट द मशीन्स and are not arranged according to the sequence of operation, but they are arranged according to the nature of type of operation. This layout is commonly suitable for non repetitive job। मीन्स यहाँ पे क्या हम दो तरह की बातें होती हैं कि एक तो होता है ऑपरेशन, कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, मिलिंग करनी है, किसी भी आपको मिलिंग के मशीन के ऊपर करना है, उसके बाद ड्रिलिंग के ऊपर कुछ आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेथ के ऊपर करना है, तो आप क्या करोगे उसके अकॉर्डिंग मशीन को सेट करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितनी भी उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं करके कि जितनी भी सेम टाइप की मशीन्स हैं उनको हमने एक साथ रख दिया। क्या क्या जितनी भी सेम टाइप की मशीन थी उसको हमने एक साथ रख दिया। सो दिस लेआउट इज कॉमनली सुटेबल फॉर नॉन रिपीटेटिव जॉब, जो यहाँ पे नॉन रिपीटेटिव जॉब है वहाँ पे यूज करते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने फोटो दिखाई है, ये कन्वेयर है, यहाँ पे फर्स्ट कार का मतलब है आपका रूम कह सकते हैं यहाँ पे, ये सेकंड है, ये थर्ड है कि यहाँ पे सारी तरह की मशीन रखी हुई है, यहाँ पे दूसरी तरह की मशीन रखी हुई है, यहाँ पे तीसरी तरह की, मान लो कि यहाँ पे मिलिंग रखी हुई है, यहाँ पे ड्रिलिंग रखी हुई है, यहाँ पे लेथ मशीन रखी हुई है, तो जितने भी एक तरह की मशीन है वो आपने एक जगह रख दी। So in a process layout, similar processes or processes with similar needs are located together because it is convenient to group them together or the utilization of the transforming resources input। हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। Different products of customers have different requirements, therefore they take different routes within the process। Means कि सपोज करो कि जो दो तरह के प्रोडक्ट्स आपके वहां पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सो जब दो तरह के प्रोडक्ट वहां मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो उन दोनों प्रोडक्ट्स को आप एक साथ रन करा सकते हो। इसे अभी हम इसके बारे में बताता हूँ, आगे पिक्चर होगी उसके अंदर ये चीजें थोड़ी क्लियर करता हूँ। द फ्लो इन प्रोसेस लेआउट कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स, जो प्रोसेस लेआउट के अंदर फ्लो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। सो ये देखो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि ये जॉब ए है, ये जॉब आपका बी है, तो दो जॉब हो गए, जॉब ए एंड जॉब बी। अब जॉब देखो सबसे ज्यादा जॉब ए क्या कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है, उसके बाद में जॉब वर्क स्टेशन 2 पे जा रहा है, देन असेंबली पे आ रहा है, देन बाहर स्टेशन 6 पे जा रहा है, देन बाहर निकल रहा है। जॉब बी है, यहाँ पे इसको WC वर्क स्टेशन पैटर्न शॉप में जा रहा है, यहाँ से 3 में जाएगा, फिर यहाँ पे वायरिंग में जाएगा, फिर वायरिंग से टेस्टिंग में जाएगा, देन बाहर निकलेगा। मीन्स दो जॉब क्या है, एक साथ भी काम करे, 3 जॉब है तो वो भी एक साथ काम, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेशंस की उनके ऊपर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं ये आप काम कर लेते हो। और यहाँ पे जितने भी स्टेशन हैं उनमें सिमिलर टाइप की मशीन रखी हुई है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जितनी फैब्रिकेशन की मशीन रखी हुई है, यहाँ पे शिपिंग का काम हो रहा है, यहाँ वायरिंग हो रही है, यहाँ पे पैटर्न शॉप है, यहाँ फैब्रिकेशन, मीन सिमिलर जो काम है वो एक जगह पे हो रहा है। तो जिस मटेरियल को जैसा काम चाहिए वर्कपीस को अकॉर्डिंगली वो इसके अंदर मूव कर लेगा, राइट। होप यू अंडरस्टैंड, इस पिक्चर से आपको समझ में आया होगा कि चीज़ें कैसे काम
कर रही हैं प्रोसेस लेआउट काम कैसे करता है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सो यहाँ पे एक और चार्ट हमने बनाया, देखो जैसे रॉ मटेरियल है, इधर इधर फिनिश गुड है, जो फर्स्ट सेक्शन फॉर्जिंग का सेक्शन है, दूसरा ग्राइंडिंग का सेक्शन है, थर्ड वन ड्रिलिंग है, इंस्पेक्शन है, पैकेजिंग, हीट ट्रीटमेंट, मिलिंग, फाउंड्री। अब देखो इसके अंदर जो फर्स्ट जॉब आ रहा है इधर से, ये देखो मेरे मार्कर से आपको पता लग रहा होगा, ये वाला। तो सबसे पहले फॉर्जिंग सेक्शन में गया, देन ग्राइंडिंग में गया, ग्राइंडिंग के बाद मिलिंग में जा रहा है, मिलिंग से ड्रिलिंग में जा रहा है, देन ट्रीटमेंट हो रहा है, इंस्पेक्शन हो रहा है, राइट। दूसरा जो जॉब है ये देखो नीचे वाला, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सबसे पहले फाउंड्री में आ रहा है, फाउंड्री में आने के बाद मिलिंग सेक्शन में जा रहा है, मिलिंग सेक्शन से ग्राइंडिंग में, ग्राइंडिंग टू ड्रिलिंग, ड्रिलिंग टू हीट ट्रीटमेंट, इंस्पेक्शन, एंड ये मीन्स जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आपके जो वर्क पीसेस हैं उनको आप मूव करा सकते हो। दो डिफरेंट ऑपरेशंस प्रोडक्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग टू उनके ऑपरेशंस आप इनको मूव करा सकते हो। सो ये हमारा प्रोसेस लेआउट होता है। सो इसके एडवांटेज की बात करें, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, better and more efficient supervision possible through specialization, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन कैन बी एक्सपेंडेड इजीली, जो कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मशीन का बहुत अच्छा यूज है। देन वी हैव डिसएडवांटेज, मोर फ्लोर स्पेस, जो स्पेस है हमको कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। मोर वर्क इन प्रोग्रेस, दो तीन चीज़ें साथ चल रही है तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है WIP ज़्यादा चल रहा है। मोर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा ट्रेवल डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। तो दिस इज अबाउट आवर प्रोसेस लेआउट। होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा ये। नाउ जो सेकंड टाइप का लेआउट है वो आपका है प्रोडक्ट लेआउट। तो प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है, कुछ एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है, उसको यदि आपको प्रोड्यूस करना है लार्ज स्केल के ऊपर, तो वहां पे हम प्रोडक्ट लेआउट यूज करते हैं। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम वो ले सकते हैं कि आपकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ बनती हैं, वो सारे प्रोडक्ट लेआउट होते हैं। उनमें क्या है कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके स्टेशन बना दिए जाते हैं, और हर स्टेशन पे वो चेन जो कन्वेयर है वो मूव करता रहता है, जो चेसिस से गाड़ी का वो मूव करता रहता है, और हर स्टेशन पे धीरे धीरे जो पार्ट्स उसके लगाने हैं कि सबसे पहले चेसिस से लिया, उसके बाद में उसके क्लैंप्स लगा दिए, उसके बाद में उसमें इंजन सेट कर दिया, देन उसके इंजन का कवर लगा दिया, देन पीछे की बॉडी लगा दी, राइट, फ्यूल टैंक लगा दिया, टायर्स लगा दिए। तो जैसे जैसे गाड़ी आगे कन्वेयर आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो जो पार्ट्स उसके लगाने होते हैं वो सारी चीजें हम उसके अंदर अटैच करते रहते हैं। तो ये जो लेआउट होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट। मींस जहां पे लार्ज स्केल की बात करते हैं वहां पे हम उसको यूज करते हैं प्रोडक्ट लेआउट को, ठीक है। सो इट इज अप्रोप्रिएट फॉर प्रोड्यूसिंग वन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट यूजुअली इन लार्ज वॉल्यूम, कि एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लार्ज वॉल्यूम पे जहां बनने की बात करते हैं तो वहां पे हम प्रोडक्ट लेआउट को यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोर शॉप लेआउट और स्ट्रेट लाइन लेआउट। इसको हम फ्लोर शॉप लेआउट या फिर स्ट्रेट लाइन लेआउट भी बोलते हैं, फ्लोर शॉप लेआउट और स्ट्रेट लाइन लेआउट भी बोलते हैं। द मशीन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेसिव स्टेप्स विच द प्रोडक्ट इज मेड। मशीन जो है जो प्रोग्रेसिव स्टेप है उसके अकॉर्डिंग इसके बाद में कौन सा ऑपरेशन होना है, उसके बाद में कौन सा ऑपरेशन होना है, उसके अकॉर्डिंग मशीन को सेट कर दिया जाता है। सो यहाँ पे नीचे एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ऑपरेशंस के बारे में एक पिक्चर दे रखी, राइट। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट लेआउट दे रखा है इन्होंने, देखो यहाँ पे रिसीविंग एंड एक्सचेंजिंग, देन ये देखो 2 3 4 2 3 4 जो लिखे हुए हैं ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन हैं, 8 9 10 11 12 12 तक डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं जहाँ से उस चीज को क्रॉस करना है। तो जो मटेरियल है वो क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा, से 2 पे आएगा, 2 से 3 पे आया, 3 से 4 पे, 4 से 5 6 7, और जो जो चीजें हैं उसके अंदर ऑपरेशन हो रहा है, जो भी सीक्वेंसिंग है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे काम होता रहे, राइट। ये देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे रॉ मटेरियल है, यहाँ फिनिश गुड है, तो यहाँ पे सबसे पहले मान लो ये चेन बना रखी है, सबसे पहले टर्निंग होगी, उसके बाद में ड्रिलिंग होगी, देन मिलिंग होगी, देन ग्राइंड होगी, देन बोरिंग होगी, रीमिंग होगी, इंस्पेक्शन हो गया, पैकेजिंग होगी, देन फिनिश्ड ऑपरेशन। सिमिलरली दूसरा भी एक और देखो प्रोडक्ट बी जो बना रहा है उसमें क्या कास्टिंग होगी, ग्राइंडिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, पेंट, इंस्पेक्शन, पैकिंग। मीन्स जो जो ऑपरेशन होने हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग हमने मशीन्स को एक लाइन में लगा दिया, वन बाय वन एक के बाद एक मशीन पे आगे लाइन के थ्रू सेट कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये जो कन्वेयर है या फिर जो चेन है जो प्रोडक्ट है वो मूव कर रहा है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट। सो अबाउट इट्स एडवांटेजेस, मैकेनाइजेशन ऑफ मटेरियल इज पॉसिबल एंड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी रिड्यूस, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, लेस फ्लोर एरिया चाहिए,
इट फैसिलिटेट्स बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल, जो प्रोडक्शन कंट्रोल्स हैं बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्शन बोटलनेक्स आर अवॉइडेड, जो बोटलनेक्स हैं उनको भी अपन अवॉइड कर सकते हैं। सो अबाउट डिसएडवांटेज, एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज डिफिकल्ट, जो प्रोडक्ट लाइन है उसको यदि हम एक्सपेंड करना चाहते हैं वो तो थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला काम हो जाता है, सुपरविजन में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। ब्रेकडाउन ऑफ इक्विपमेंट डिस्टर्ब द प्रोडक्शन, मीन्स यदि यहाँ पे कहीं पे भी एज का ब्रेकडाउन हो गया तो क्या पूरा प्रोडक्शन आपका डिस्टर्ब हो सकता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज विद फेल इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज विद द फॉल इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यदि क्या है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी यदि आपने प्रोडक्शन नंबर की मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो यदि वो कम हो जाएंगे तो, राइट। मीन्स यदि आप लार्ज वॉल्यूम के लिए बनाए, यदि आप लार्ज वॉल्यूम से बनाते हो देन इट्स ओके, यदि आप वहाँ पे वॉल्यूम कम होता है तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज हो सकती है। देन थर्ड वन इज सेल लेआउट, तो जो सेल लेआउट है ये क्या है, सेलुलर लेआउट भी बोलते हैं, सेल लेआउट भी बोलते हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट का मिक्स है। क्या है, प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट का मिक्सिंग है। ग्रुपिंग टेक्नोलॉजी लेआउट और सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग लेआउट इज मेड फॉर सिंगल पार्ट फैमिली, दैट इज पार्ट विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक से पार्ट बनते हैं उनके लिए बनती है। इन दिस लेआउट dissimilar machines are grouped into cells and each cell functions like product layout, means हर एक सेल के अंदर अलग अलग मशीन रख दी और हर एक सेल जो है एक आपका प्रोडक्ट लेआउट की तरह काम करेगा, मीन्स हर एक जो चैम्बर है वो आपका प्रोडक्ट लेआउट की तरह काम करेगा और हर उस चैम्बर का डिफरेंट डिफरेंट मशीन रखी गई। ठीक है, इट हैज एडवांटेज ऑफ द ब्रिंगिंग ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट लेआउट टू प्रोसेस लेआउट इन्वायरमेंट, मीन्स जो प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट, जैसे मैंने बताया इनिशियली आपको कि ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक साथ में लेके आ जाता है कि प्रोडक्ट लेआउट की एफिशिएंसी प्रोसेस लेआउट के एनवायरनमेंट के अंदर लेके आई जाता है। जैसे पहले अनऑर्गेनाइज पार्ट से उनको क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हमने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, राइट। सो अबाउट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इट रिड्यूसेस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कम कर देगा, सिंप्लीफाइंग मशीन चेंज ओवर्स, रिड्यूसेस इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड जो इन प्रोसेस इन्वेंट्री है वो कम हो जाएंगी, ऑटोमेट्स द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑटोमेट हो जाएगा, मींस ऑटोमेटिक काम होना स्टार्ट हो जाएगा, बट रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जाने वाली जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी कहीं ना कहीं आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, राइट। सो दिस इज अबाउट आवर cellular cell layout. Now we have fixed position layout. अब देखो यहाँ पे जैसे इसका नाम बता रहा है कि फिक्स पोजीशन, और आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि जहाँ पे आपके वर्क पीसेस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं जिनको आप मूव नहीं करा सकते, तो वहां पे आपको मशीन्स एंड मटेरियल, मैन मशीन एंड मटेरियल तीनों को वहां पे लेके जाना पड़ेगा। जैसे जैसे बिल्डिंग है आपकी, एरोप्लेन बिल्डिंग है, फाइटर जेट्स बनते हैं, ये सब चीजें क्या है कि बड़े बड़े इनकी कन्वेयर नहीं चल सकते, क्योंकि एक चीज को, एक जो आप चीज बना रहे हो, प्लेन बना रहे हो, तो इट विल टेक टाइम, आपको 2 3 4 महीने लग जाते हैं, राइट। सो हम जितनी भी वेल्डिंग मशीन है वही वहीं लेके जाते हैं, आप ग्राइंडर है वही वहीं लेके जाते हैं, जो भी ऑपरेशन है उसके लिए मशीन उसके पास ले आते हैं, मीन्स जो लोकेशन है वो आपकी फिक्स है। जैसे इसको दूसरे टर्म में समझें कि जैसे हमारा घर होता है, तो घर के लिए क्या किया हमने, लोकेशन फिक्स कर ली कि भाई यहाँ पे हमें घर बनाना है, उसके बाद में क्या, आप सीमेंट भी बाहर से लाके उस लोकेशन पे लाओगे, सीमेंट भी ला रहे हो, रोड आपकी जो कंक्रीट है वो भी लेके आ रहे हो, ईंटें ब्रिक्स भी लेके आ रहे हो, बजरी लेके आ रहे हो, लेबर भी वहीं पे आ रही है, आपके जो मैसन का काम कर रहे हैं वो भी वहीं पे आ रहा है, स्टील भी वहीं आ रहा है, सारी चीजें क्या उस लोकेशन पे आ रहा है, मीन्स आपकी जो लोकेशन हो तो फिक्स है, मटेरियल बाहर से आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो वही बनेगा, और जो मशीनरीज हैं, जो आपकी एडिशनल मशीनरीज हैं, जो हेल्पिंग मशीनरी, सारी आपको उस जगह लेके आनी पड़ेगी, राइट। When due to size, shape and other characteristic constraint, the products cannot be moved, the machine and the operators move around the product, means बड़ी साइज होने के कारण जो भी है उसकी वजह से क्या प्रोडक्ट मूव नहीं कर सकता। सो जो मशीनरी है, मैन मशीन मटेरियल जिनकी बात की, वो आपका वहां पे मूव करेगा। सो लेस इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस लेआउट एंड लेस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बल्कि मशीन आर नॉट मूव, जो बल्कि मशीन से मूव नहीं करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी। सो स्टेशनरी लेआउट की बात करते हैं, वही बात है कि आपका ये शिप बिल्डिंग यार्ड है जहाँ पे शिप बनते हैं आपके बड़े बड़े, यहाँ पे टूल्स, लेबर्स एंड इक्विपमेंट सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी, तो फिर फाइनली क्या होगा, जब आपकी शिप बन जाएगी तो आपकी फाइनल शिप आपका प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, जो आपका शिप है, जो जहाज जिसको बोलते हो आप, वो है, मतलब यार्ड में बनेगी, शिपिंग यार्ड के अंदर, वहाँ पे सारी जो यार्ड है वहाँ पे आप सब मटेरियल लेके जाएंगे, मैन मशीन मटेरियल, वहाँ पे आप शिप मैन्युफैक्चर करेंगे, सो यू विल गेट द प्रोडक्ट।
जैसे मैंने बताया, प्रोजेक्ट साइट है, सारी सप्लाईज यहाँ पे आ रही है, मटेरियल भी आ रहा है, एनर्जी भी आ रही है, आपकी सप्लाईज भी है, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह क्या है, तो ये एक पर्टिकुलर साइट फिक्स है, आपकी सब चीजें वहाँ पे पहुंच रही हैं, राइट। तो इस एग्जाम्पल से, जस्ट एग्जाम्पल्स हैं कि आप कुछ समझ सकें फिक्स लोकेशन चार्ज क्या है। जैसे आपका ये फाइटर जेट बन रहा है, तो इसके अंदर क्या हुआ, वर्कर इक्विपमेंट सब जगह वहाँ पे जा रहे हैं, राइट। लोकेशन आपका प्रोडक्ट है वो आपका फिक्स रहेगा। ये आपका बोइंग ड्रीम लाइनर बन रहा है, द बिगेस्ट प्लेन, राइट। सो क्या देखो, आप देख पा रहे हैं कि जितनी मशीनरी है सब क्या है, इसके आसू पासू लगी हुई है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम उनके काम में ले रहे हैं। सो और द फिक्स्ड लेआउट, so in a fixed layout the transformed resource does not move between its transforming resources जो है equipment, machinery, plant and people who do the processing moves as necessary because product or customer is a too large or delicate, means जो product है वो बड़ा है, इसलिए क्या मैं मशीनरी मटेरियल है वो मूव करता है, ये हम बात जो हमेशा करता है ना, वही बात बता रहा है। सो अभी हम जो बात कर रहे हैं, एक चार्ट बनाया है, इसके अंदर ये शो करने की कोशिश की गई है कि जो चारों लेआउट्स हैं उनके अंदर प्रोडक्शन में और उनकी क्वांटिटीज का रिलेशन बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो क्वांटिटी, जो आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट लेआउट के अंदर होती है। मीन्स हमने बताया था मास स्केल प्रोडक्शन किसका होगा, आपका प्रोडक्ट लेआउट के अंदर होगा, फिर सेल के अंदर, फिर प्रोसेस के अंदर, और सबसे कम किसका होगा, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। लेकिन जब इनकी वैरायटी की बात करते हैं तो हमने कहा था कि भाई एक तरह का प्रोडक्ट और लार्ज स्केल के, जो वैरायटी जो है वो सबसे कम किसमें होगी, प्रोडक्ट लेआउट के अंदर वैरायटी कम है। फिर जो सेल लेआउट है उसके अंदर वैरायटी ज़्यादा है, और जो सबसे ज़्यादा वैरायटीज किसके अंदर मिलेंगी, जो आपका फिक्स्ड लेआउट है उसके बीच अंदर आपको ज़्यादा वैरायटीज मिलेंगी, ठीक है। सो ये आपके वैरायटीज और वॉल्यूम, इनके अंदर रिलेशन दिखाया डिफरेंट डिफरेंट आपके जो लेआउट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, कि कैसे कैसे जो डिफरेंट लेआउट्स हैं उनके अंदर प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, वैरायटीज किसके अंदर कम होगी। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसके अंदर, प्रोडक्ट लेआउट के अंदर होगा, लेकिन वैरायटी सबसे ज़्यादा आपकी जो फिक्स्ड लेआउट है उसके अंदर रहेगा। सो यहाँ पे हमने जितने भी चार प्रोसेस हमने पढ़े हैं लेआउट के, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज एक टैबुलर फॉर्म में लेके आए हैं। फिक्स्ड की बात करते हैं, सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। तो फिक्स्ड जो लेआउट वेरी हाई मिक्स एंड प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। प्रोडक्ट कस्टमर नॉट मूड और डिस्टर्ब, हाई वैरायटी ऑफ टास्क फोर्स स्टॉप, इसमें जो स्किल लेवल चाहिए बहुत स्किल चाहिए, राइट। प्रोसेस लेआउट की बात करते हैं, हाई मिक्स एंड प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। relatively robust if the case of disruption, easy supervision of equipments or plant, supervision वो easy है। cellular मैन इसके लेआउट की बात करते हैं, गुड कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है और फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज होता है। फास्ट थ्रूपुट, आउटपुट अच्छा मिलता है। ग्रुप वर्क कैन रिजल्ट इन गुड मोटिवेशन, तो ग्रुप वर्क रहता है तो मोटिवेशन काफी अच्छा रहता है। प्रोडक्ट लेआउट के अंदर लो यूनिट कॉस्ट फॉर हाई वॉल्यूम, यदि आपका वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, हमने बात भी की थी। गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेशलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेशल इक्विपमेंट। तो वही बातें हैं कि लेआउट के डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेज की बात होगी। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि जो फिक्स लेआउट के अंदर यूनिट कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। शेड्यूलिंग स्पेस एंड एक्टिविटीज कैन बी डिफिकल्ट। देन प्रोसेस लेआउट के अंदर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कम होता है। कैन हैव वेरी हाई वर्क इन प्रोग्रेस, कॉम्प्लेक्स फ्लोज, जो फ्लोज हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स रहते हैं प्रोसेस के अंदर, हमने इसकी बात भी की थी। कैन बी कॉस्टली टू रीअरेंज एग्जिस्टिंग लेआउट, यदि आपको वापस रीअरेंज करना है तो थोड़ा कॉस्ट पड़ जाता है। कैन मूव नीड मोर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। देन वी हैव प्रोडक्ट लेआउट के डिसएडवांटेज की बात करते हैं। कैन हैव लो मिक्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी, नॉट वेरी रोबस्ट टू डिस्टर्ब, रोबस्ट नहीं है। वर्क कैन बी वेरी रिपीटेटिव, जो वर्क है वो काफी रिपीटेटिव, एक ही काम हो रहा है। सो अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या है, जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज ऑब्वियसली सभी चीजों के रहेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स एडवांटेज यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, एडवांटेज ज्यादा है, तो इसीलिए हम इन डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को लेआउट्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो हमने बात की, as we saw the choice of which type of facility layout to adopt can be significantly impact on the long term success of firm, means कि हम कैसा लेआउट आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आपके फर्म के इंडस्ट्री के, उसके पर काफी इम्पैक्ट डालते हैं। दिस डिसीजन देयरफॉर शुड नॉट बी मेड लाइटली, बट
only after an in-depth analysis of the operational requirements has been completed. Means ये जो decisions हैं ये आपके ऐसे नहीं लिए जाते, बल्कि पहले इनकी स्टडी की जाए, इनका एनालिसिस किया जाए। ऐसे लेमैन के टाइप पे ये चीजें नहीं बनाई जाती, इनको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से इनको बनाना चाहिए। A major issue to be addressed is facility layout decision in manufacturing is how flexible should the layout be in order to address the future change in product demand and product mix. Means कि आपका जो लेआउट है वो कितना फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि भाई जो डिमांडिंग है, कस्टमर्स आपके बहुत डिमांडिंग है, आज ये चीज मांगने का दूसरी चीज मांगे, तो ऐसा तो होना चाहिए ना कि कम से कम आप उन चीजों को, जो नई चीज मार्केट के अंदर डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप आपका लेआउट चेंज कर सको, राइट। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर चीज के लिए बार बार इंडस्ट्रीज चेंज करो, लोकेशन चेंज करोगे, या फिर क्योंकि कंपनी को कमीशन होने में 3-4 साल लग जाते हैं, तब तक तो वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाएगा। सो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप फ्यूचर के अकॉर्डिंग आप उसके अंदर चेंज कर सको। Some have argued that the best strategy is to have movable equipments that can be shifted easily from one place to reduce material flow of time to nearby terms. तो बहुत सारे साइंटिस्टों की राय यही है कि जो आपके इक्विपमेंट्स है वो मूवेबल होने चाहिए, कि अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप टाइम टू टाइम उनको शिफ्ट कर सको, चेंज कर सको। However, while this is appealing in general, the limitation of existing building and permanently anchored equipments and the general plant disruption that is created make this a very costly strategy. मतलब प्लांट लेआउट के बारे में बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी कॉस्टली स्ट्रेटेजी हो जाती है। इन सर्विस सिस्टम्स particularly with multi location chains, the study of layout have become extremely important because selected layout can be replicated at hundreds or even thousands of it. Means कि जो सप्लाई चेन है, मल्टी लोकेशन चेन है, तो इनकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। लेआउट ऐसे लेमैन कितनी नहीं बनाना है, हमें बहुत स्टडी करके पर्टिकुलर कि हाँ भी कैसा लेआउट बनना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, राइट। Indeed, a layout error in a fast food chain has more immediate and general a more far-reaching impact on profit than a layout error in factory. So ये डिफरेंट मतलब एक फैक्ट्री की बात की है और एक आपकी जो फास्ट फूड चेन है, उनकी डिफरेंट की जो सप्लाई चेन है, तो डिफरेंट मटेरियल्स की सप्लाई चेन की अलग अलग आपके लेआउट रहेंगे, तो उनके इम्पैक्ट्स के बारे में यहाँ पे बात की, राइट। सो ये हमारे कुछ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स थे। सो आज जो हमने पढ़ा वो प्लांट लोकेशन एंड प्लांट लेआउट के बारे में पढ़ा कि प्लांट लोकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, देन प्लांट लेआउट के बारे में पढ़ा कि वो कैसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट चार्ट जो लेआउट से प्रोसेस, प्रोडक्ट, सेलुलर और फिक्स्ड पोजीशन लेआउट के बारे में बात की, उनके एडवांटेज के बारे में बात की, एग्जांपल्स के बारे में बात की। सो होप यू एंजॉय द लेक्चर। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।